देखेंगे, दो टॉपिक्स हैं हमारे सामने आज, G20 और जीएसटी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बैकग्राउंड शायद आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास में पहले डाइवर्सिफाइड इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट था, कैस्केडिंग इफेक्ट आता था, और दूसरा वैरायटी ऑफ टैक्सेस होने के कारण जो रेवेन्यू था उस पर भी फर्क पड़ रहा था। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को किस कमोडिटी पे क्या टैक्स लगाना है नहीं लगाना है, इस पे भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी। तो इस कारण से इंट्रोड्यूस हुआ हमारे सामने जीएसटी। अब ये सारे टैक्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये मर्ज होके आ गए हैं जीएसटी एंड अंडर द बैनर ऑफ वन नेशन वन टैक्स। 2016 में 101 फर्स्ट मतलब 101, ठीक है, मैंने आपको समझाया था याद करने का तरीका। लिफाफा कितने का था? 101 रुपए का। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में, वहां से वन नेशन वन टैक्स के नाम से हमारे पास में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसको सबज्यूम करके हमारे सरकार ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। नाउ जीएसटी एक करंट कंकरेंट पावर्स है, मतलब स्टेट भी लगा सकता है और सेंटर भी लगा सकता है। आई एम सो सॉरी। अब तीन तरह के टैक्सेशन हमको यहां देखने के लिए मिल रहे हैं, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। इसका एलोकेशन पूरा सेंटर के पास में, ये स्टेट के पास में, और ये डिवीजन पे पूल पे जो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं तो वहां पे आईजीएसटी लगता है और वो डिविजिव पूल में जाता है। आर्टिकल 246 में कॉन्स्टिट्यूशन में एम्पावर किया गया है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में लॉज बना सकते हैं, बिकॉज इट इज अ कंकरेंट पावर। और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या लगता है हमारे पास में? आईजीएसटी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। आर्टिकल 279 ए में एक जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुई है। जीएसटी काउंसिल वो बॉडी है जो प्रिंसिपल्स डिटरमाइन करेगी, रेट्स डिटरमाइन करेगी, कौन सी कमोडिटी को एग्जाम करना है, किस कमोडिटी पे कितना टैक्स लगेगा, ये सब डिटरमाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में है? जीएसटी। नाउ हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहां पे आपको पीएम लिखा आ जाएगा और गड़बड़ करवाएगा वो आपसे। वोटिंग स्ट्रेंथ पे याद रखिएगा, 1/3 जो वोटिंग स्ट्रेंथ है, जो एलोकेशंस है, वो है सेंटर के पास में, और 2/3 है स्टेट्स के पास में। पर किसी भी डिसीजन को अप्रूव करने के लिए हमको चाहिए 75% वोट सपोर्ट। तो जब तक दोनों एग्री नहीं होंगे, कुछ स्टेट्स और मेजॉरिटी सेंटर, तब तक आपको वो डिसीजंस अप्रूवल में नहीं आएगा। बाकी सारे मेंबर्स ऑफ कोर्स यहां पे लिस्ट आउट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में चेयरपर्सन्स। ठीक है, फिर हर स्टेट के जो रेवेन्यू या फाइनेंस के मिनिस्टर्स हैं वो भी मेंबर्स रहते हैं। डिफॉल्ट में आप याद रखिएगा एक सीबीईटी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए बात की जाए तो सीबीईसी के जो चेयरमैन होते हैं वो एक परमानेंट इन्वाइटरी रहेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंडर में आता है, लेकिन इनके पास में वोटिंग पावर्स नहीं है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी फॉर द जीएसटी काउंसिल एज वेल। बाय डिफॉल्ट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा वो जीएसटी काउंसिल का भी सेक्रेटरी बन जाएगा। ठीक है, नाउ बात करते हैं मिनिस्टर, एक और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन, या कोई भी ऐसा मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट करेगी हर स्टेट गवर्नमेंट, वो भी क्या होगा? जीएसटी काउंसिल का मेंबर बनेगा। आपके लिए क्वेश्चंस के लिए आप याद रखिए, एक ये और ये तीन पॉइंट्स यहां से स्टेटमेंट्स बन के आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो अपने मेंबर्स में से पीरियोडिकली काउंसिल खुद डिसाइड कर लेता है कि वाइस चेयरपर्सन कौन होगा। चेयरपर्सन आपका क्या होता है? परमानेंट रहता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? जी। अब
बात क्या थी, बात ये है कि डिसीजंस जो हैं जीएसटी काउंसिल पीरियोडिकली रिव्यू करता है, और कहीं ना कहीं वो हर कुछ महीनों में स्लैब चेंज करता रहता है। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 28% पे थी, और अब ये जो डिसीजंस होते हैं ये जीएसटी काउंसिल्स में आते हैं। अब जीएसटी काउंसिल्स में अभी इस वक्त इंपॉर्टेंट क्या है, जो रीसेंट चेंजेस में जीएसटी से कौन कौन सी लिस्ट, मतलब कमोडिटीज जो है, गुड्स या सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्टेड है, उनकी लिस्ट याद करके जाइएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स में एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। लिस्ट ऑफ आइटम्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सारी स्लैब्स आप याद नहीं कर पाओगे। करंट स्लैब्स हैं 5%, 12% एंड 28%। ठीक है, अब आते हैं स्पेशल रेट्स की तरफ। कई जगह पे 3% भी जीएसटी हमको देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये वो कमोडिटीज हैं जिनको एग्जेम्प्ट कर रखा है फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्या इन पे जीएसटी लगता है? जी नहीं। क्या अल्कोहल पे लगता है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके डे टू डे लाइफ में प्रोडक्ट्स आप इनको यूज कर रहे हो, गुड्स को यूज कर रहे हो। अगर ऐसी चीजों पे आप किसी बार में जा रहे हो तो वहां पे जीएसटी लग के क्यों आ रहा है अल्कोहल पे? वो रेस्टोरेंट अपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस सर्विस पे वो जीएसटी ले रहा है, लेकिन अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस लिस्ट को बड़े ध्यान से देखेंगे। कुछ स्पेशल रेट्स बता देते हैं आपको, जैसे 3% गोल्ड, सिल्वर और अदर प्रेशियस मेटल पे इस वक्त 3% जीएसटी है, जो कि नॉर्मल स्लैब से अलग है। इसके अलावा रफ डायमंड्स पे 0.25%, क्योंकि ऑलरेडी हाई प्राइस होती है डायमंड्स की। फिर सिगरेट, टबैको, पान मसाला पे 28 प्लस सेस। अरे, सिन कमोडिटीज है। ठीक है, एरेटेड ड्रिंक्स, मोटर व्हीकल्स कुछ पे। अब मोटर व्हीकल्स की भी कैटेगराइजेशन है, सब पे नहीं होता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इस वक्त 5% कर दिया गया है, पहले ही 28% था, लेकिन प्रमोट करने के लिए इसको 5% की कैटेगरी में ले आया गया है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट क्या है कि जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब जहां जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे कंजम्पशन हो रहा है वहां लेवी होगा ये टैक्स। तो अब जहां से वो सप्लाई आ रहा है, मतलब महाराष्ट्र से मान लो किसी चीज की सप्लाई आ रही है और कंज्यूम जो है वो राजस्थान में हो रहा है, तो फाइनल डेस्टिनेशन जहां पे है, क्या जीएसटी वहां लगना चाहिए या महाराष्ट्र जहां पे मैन्युफैक्चर कर रहा है वहां पे? कंजम्पशन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड बोला जाए टैक्स है, तो क्या ये सही है? कहां लगेगा जीएसटी? थोड़ा सा सोचो। अगर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, इसका मतलब इट इज लेविड एट द पॉइंट ऑफ फाइनल कंजम्पशन। कंजम्पशन कहां हो रहा है? राजस्थान में। बन कहां रहा है? महाराष्ट्र में। नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंस वेयर द गुड्स एंड सर्विस आर टैक्स्ड। अब यहां पे ये एंटिटी, मतलब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेवेन्यू का लॉस यहां होगा नहीं होगा? क्योंकि फाइनल कलेक्शन रेवेन्यू का, तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं वो शुरुआत में इसको अपोज कर रहे थे, और इसीलिए जीएसटी के एग्जीक्यूट होने के बाद, लागू होने के बाद में कुछ टाइम तक कॉम्पनसेशन दिया गया ऐसे स्टेट्स को जिनको रेवेन्यू लॉस को सफर करना पड़ रहा है, जिसका पैसा अभी भी लाखों करोड़ रुपए स्टेट्स मांगती है सेंटर से। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी सिंपल, ये हम पढ़ चुके हैं और दिमाग में रख भी लोगे, अच्छी बात है, लेकिन आपसे प्रीलिम्स में कोई पूछेगा नहीं। वेरी जनरल पॉइंट्स। हाँ जी, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। जो प्रेजेंट और वोटिंग है उसकी 75% कंसेंट चाहिए आपको, और इस 75% मतलब अगर 100 टोटल परसेंटेज है तो इसमें से 1/3 वोटिंग पावर किसके पास है? सेंटर। और 2/3 किसके पास है? स्टेट्स के पास में। इसका मतलब अगर सेंटर किसी डिसीजन से एग्री नहीं किया और सारे स्टेट्स मिलके एग्री कर गए, वो डिसीजन तब भी नहीं ले पाएगा जीएसटी काउंसिल।
और अगर सेंटर सिर्फ अग्री किया और स्टेट सारे अग्री नहीं किए तब भी नहीं ले पाएगा। तो ये एक क्वाज़ी फेडरलिज्म का जीता जाता एग्जाम्पल है। लेकिन स्टेट्स में मान लीजिए मेरे पास में थोड़ी सी मेजोरिटी है, तो 33% तो मेरे पास में है, और कुछ स्टेट्स में जहां मेरी सरकार है, मेरी पार्टी की सरकार है, अगर मैं उनको अग्री कर लेता हूं तो मोटा मोटा मुझे यहाँ पे 43% और कुछ चाहिए। 43% होते ही और मैं डिसीजन निकाल के ले जाऊंगा। तो अभी भी स्टेट्स के पास में जो वोटिंग स्ट्रेंथ है उसमें से भी सिर्फ मुझे 43% रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे फेडरलिज्म और क्वाज़ी फेडरलिज्म का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारे सामने है जीएसटी, ओ G20। तो G20 समिट अभी रिसेंटली आपने देखा, काफी जोरों शोरों से हमारे देश में मनाई गई। कब हुआ था G20 समिट? तो सबसे पहले इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, और कहा कौन कौन आता है इसके मेंबर्स में? फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं। 2008 के क्राइसिस के बाद में आपके जो हेड ऑफ द स्टेट है, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, मतलब आपके पीएम है या प्रेसिडेंट है। ठीक है, जरूरत महसूस हुई कि आप लोगों को भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए। सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और बैंक के गवर्नर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर से काम नहीं चलेगा। वहां से 2009 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब यहाँ पे हर जो कंट्रीज है, मोस्टली G20 में डेवलपिंग कंट्रीज आपको मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे G20 का कुछ डेटा हम देख लेते हैं। 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 कंट्रीज के अंदर सीमित है। इंपॉर्टेंट बात आपके सामने क्या आएगी, यहां एग्जाम में आपके सामने से नॉन हटा दिया जाएगा। G20 के जो भी डिसीजंस हैं, जो भी फाइनल उनका डिसीजन आएगा, वो नॉन बाइंडिंग होगा, अनलाइक अदर इंटरनेशनल फोरम्स। याद रखना, इट्स अ नॉन बाइंडिंग फोरम्स, तो इसका मतलब आप लीगली बाउंड नहीं हो डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लोगे तो आपको तीन तरह की चीजें याद होगी। एक G7, दूसरा G8 और तीसरा G20। G7 कंट्रीज दिख गई, G7 में रशिया को ऐड कर दिया तो G8 दिख गया, और इनमें इन कंट्रीज को अगर ऐड कर दिया तो क्या दिख गया हमको? G20। अजी 12 और 8, बस इस तरीके से याद करो। कंसेंट्रिक सर्कल से भी करोगे तब भी याद हो जाएगा। ये G7, G8 और G20। चलिए 2023 की प्रेसिडेंसी किसके पास थी? इंडिया की प्रेसिडेंसी। और थीम याद रखने वाली है, हो सकता है स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर जाए, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। संस्कृत टेक्स्ट से विड्रॉ की गई है महा उपनिषद। याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है, बहुत बड़ा इवेंट है। G20 हॉट रहेगा इस। कोई भी सेक्रेटेरिएट है क्या G20 का? जी नहीं, परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। मैंने आपको SCO भी पढ़ाया इसके पहले। SCO का कहां पर है? शंघाई में, बीजिंग में? अरे यार, याद तो रखो। नो, स्पेन इज द ओनली कंट्री विच पार्टिसिपेट्स इन G20 समिट्स। नाउ वर्किंग स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे पहले फाइनेंस ट्रैक की बात करेंगे, फिर G20 शेरपा की बात करेंगे। और शेरपा वर्ड कहां से? नेपाली वर्ड है बेसिकली एक। ठीक है, और उसके बाद में एंगेजमेंट ग्रुप्स, ये इसके वर्किंग स्ट्रक्चर्स के बारे में है। ये फाइनेंस ट्रैक की बात करें तो इट मीट्स 4 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे मिलता रहता है। उसके बाद में G20 लीडर्स समिट जब से 2008 के बाद में स्टार्ट हुई है, तो एक नॉन फाइनेंशियल इश्यूज पे बात करने के लिए G20 शेरपा बनाई गई है। मोस्टली ये फॉरेन पॉलिसीज पे बात करता है।
उसके बाद में एंगेजमेंट ग्रुप है जो कि अनऑफिशियल डिप्लोमेटिक ट्रैक्स खोलते हैं, सिटीजन टू सिटीजन एंगेजमेंट, सिविल सोसाइटी से सिविल सोसाइटी का एफिलिएशंस, स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, कॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स। ये वो अनऑफिशियल ट्रैक्स हैं जो कि नॉन गवर्नेंस इश्यूज से रिलेटेड है, जहां से हर मेंबर कंट्री कुछ ना कुछ अपने पार्टिसिपेंट्स देगी और आप वहां पे जाके अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो एनहांस करेंगे। G20 की इंडिया की प्रेसिडेंसी में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है, क्या नाम है? क्योंकि G20 समिट कहां हुई जी, ये है वो थीम्स जो कवर की गई है। अब ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो एसडीजी। ठीक है, लेकिन आपको बस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से याद रखना है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कब साइन हुआ है? G20 हमारी समिट में इस साल। नाउ मेजर आउटकम्स क्या रहे इस बार? सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन की इंक्लूजन की बात की गई है। अभी तक सिर्फ साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री था जो G20 का मेंबर था, अब बात की जा रही है कि अफ्रीकन यूनियन पूरा उसको भी शामिल कर लिया जाए। INEEEC कॉरिडोर, ये शायद मैंने भी आपको पढ़ाया था, ये BRI इनिशिएटिव को चैलेंज करते हुए इंडिया ने प्रपोज किया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको मैप पे जरूर देख लें, कौन कौन से पोर्ट्स और सिटीज को कनेक्ट कर रहा है ये भी देख लें। ठीक है, फिर उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको, दैट्स ओके। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, प्लीज मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट जो है वो साइन हुआ है, और चेन्नई प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल रिजिलियंट ब्लू इकोनॉमी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर आप G20 पढ़ रहे हैं तो सबसे हाईलाइटेड चीजों में से ये चेन्नई प्रिंसिपल्स आएगा, और हो सकता है कि यूपीएससी इस बार आपसे सीधा सवाल पूछ ले कि चेन्नई प्रिंसिपल्स G20 में जिसका नाम लिया गया वो किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है। डायरेक्टली पूछ सकता है कि ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट किससे रिलेटेड था, तो ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट G20 में साइन हुआ। इसको दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है, यहां पे भी आपको फंसा सकता है और ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पे ही फंसा सकता है। नाउ डेक्कन प्रिंसिपल्स वाज, हाँ जी, डेक्कन प्रिंसिपल्स किस पे था? फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन। याद रखना बस, डेक्कन में खाना और चेन्नई में पानी, ब्लू इकोनॉमी। बिल्कुल हो सकता है 2 मार्कर स्ट्रेट आ जाए, और क्योंकि ये छुपी हुई टर्म्स हैं G20 के अंदर में, तो डायरेक्टली प्रिंसिपल्स आपसे पूछ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। नाउ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, हाँ जी, इट इज ड्रिवन बाय इंडिया, यूएसए एंड ब्राजील। इसके मेंबर्स पूछ लिए तो कौन कौन है? इंडिया, यूएसए एंड ब्राजील। ठीक है, वैसे तो आप आई, ये तो सुना ही होगा आपने, बस ठीक है, बाकी तुम समझदार हो। G20 सैटेलाइट मिशन, हाँ जी, इंडिया प्रपोज किया है इसको कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस के लिए हम एक सैटेलाइट मिशन लॉन्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बात कर रहा है एक वन फ्यूचर अलायंस की। उसके बाद में डिजिटल ट्विन्स इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव, जहां पे क्या करेंगे, जो मेंबर नेशंस हैं वो दो सिटीज को पेयर करेंगे, जहां पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इनिशिएट किए जाएंगे, और वो दोनों जो सिटीज सेलेक्ट की गई हैं, ट्विन सिटीज सेलेक्ट की गई हैं, वो दोनों एक दूसरे को असिस्ट करेंगी। G20 में से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फ्रांस में से एक सिटी कोई सेलेक्ट की गई, या ब्राजील में से कोई एक सिटी सेलेक्ट करी गई, और हमारे यहां से कोई एक सिटी सेलेक्ट की गई,
वहां पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट किए जाएंगे और हम दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इन एवरी फॉर्म। ठीक है, दीज डिजिटल ट्विंस इनिशिएटिव विल ब्रिज अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स ऑफ कोर्स एंड द डिजिटल कनेक्टिविटी जिसको हम एनहांस करने की आज की डेट में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओसाका डिक्लेरेशन, ये है पॉइंट ऑफ कंटेंशन, क्योंकि अभी तक इंडिया ने ओसाका डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है, जो कि किस बारे में बात करती है, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट। हम अपना डेटा देना नहीं चाह रहे हैं, यहां बात चल रही है ओपन गवर्नेंट डेटा की, हम अपना डेटा क्रॉस बॉर्डर फ्लो होने दे, लेकिन हमको अभी विश्वास नहीं है कि ये डेटा हमारे अगेंस्ट में तो यूज नहीं हो जाएगा। कहीं वेस्टर्न नेशंस जो इतना कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन रखते हैं, क्या वो वही डेटा यूज करके हमको कंज्यूमर प्रेडिक्शंस के लिए तो यूज नहीं करेंगे, हमारे बिहेवियर प्रेडिक्शंस को यूज तो नहीं करेंगे देखने के लिए कि हम बिहेवियरली कैसे रिएक्ट कर रहे हैं चीजों के ऊपर। क्या वो डेटा हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता है? क्या हमारा बायोमेट्रिक डेटा अगर फ्लो हो जाएगा बाहर तो क्या वो हमारे डिजिटल क्लोन्स बना सकता है? अभी रिसेंटली आपने देखा एक क्लिप आई, एक छोटा सा वीडियो आया रश्मिका मंदाना का, ये क्या है? ये डिजिटल क्लोनिंग हुई है। तो क्या ऐसी चीजें हमारे लिए थ्रेट नहीं है? तो डेटा जैसे ही बाहर जाएगा तो हम इस तरह से वल्नरेबल हो सकते हैं। इसीलिए हमने ओसाका डिक्लेरेशन जो 2019 में साइन किया गया था उसको अभी तक साइन नहीं किया है। एक टर्म इंट्रोड्यूस है की गई है आपको, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोइका। ठीक है, G20 डज नॉट हैव अ चार्टर। पहली चीज, सेक्रेटेरिएट तो हमने देख ही लिया, ना इसका कोई चार्टर है और ना ही सेक्रेटेरिएट है। अनलाइक यूएन, यूएन का चार्टर भी है और यूएन का परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी है। तो अब इतनी बड़ी बॉडी जो 85% 75% ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है, उसका चार्टर और सेक्रेटेरिएट नहीं है। सो द प्रेसिडेंसी सपोर्टेड बाय द ट्रोइका, मतलब विच इंक्लूड्स द प्रीवियस, द करंट एंड द इनकमिंग प्रेसिडेंसीज। ये ट्रोइका मतलब समझे, आज जो प्रेसिडेंट है, कल जो होने वाला है और कल जो था, मतलब 2022 का इंडिया, 2023 का और आने वाला 2024 का, ये इस टर्म को दर्शाता है जिसका नाम क्या है? बात समझ आया? क्योंकि यही है जो चार्टर और प्रेसिडेंसीज के लिए सेक्रेटेरिएट के जैसा कुछ काम करते हैं। नेक्स्ट, ये आपके कुछ क्वेश्चंस जो है ये डाले हुए हैं, इसको एक बार बस रेफरेंस के लिए देख लीजिएगा, जो 2022 प्रीलिम्स में भी आपसे पूछे जा चुके हैं। और याद रखिएगा, क्योंकि देखो टर्म्स कैसी आती हैं, G20 कॉमन फ्रेमवर्क था, अब इसके लिए 2 स्टेटमेंट्स दे दिए आपको। इसीलिए आपको जितनी भी यहाँ प्रिंसिपल्स न्यूज में थे, आपको ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं ये G20 का जो समिट 2023 में दिल्ली में डिक्लेरेशंस हुआ, डेक्कन प्रिंसिपल्स हुआ, चेन्नई प्रिंसिपल्स हुआ, सेक्रेटेरिएट चार्टर, कुछ भी पूछा जा सकता है। इस डॉक्यूमेंट में हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे दी गई है एंड इट इज इजीली डाउनलोडेबल। लिंक में जाके क्लिक करेंगे, सीधा आपको डाउनलोड सेक्शंस पे ले जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।